मेरा नाम सेजल है। मेरी शादी मेरी बहन के 37 साल के जेठ से हो गई, जिसकी पहली बीवी मर चुकी थी। मैं 18 साल की थी। शादी की पहली रात मेरे पति मेरे करीब हुआ तो अचानक पीछे हट गया। कहने लगा, तुम तो मर्दों जैसी हो, तुम्हारे पास औरतों वाली खूबसूरती तो है ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर एक दिन मैं डॉक्टर के पास चली गई। फिर उस रात डॉक्टर ने मेरे सीने को, मेरा नाम सेजल है। वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ़ सुथरी और कोरी चिट्टी थी, नक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक़ था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते हुए नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड़ प्यार मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था। मुझे बड़ी मुझसे बड़ी दो बहनें थीं जो कि शादीशुदा थी। मेरा वक्त ज़्यादातर लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही टी शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर कैप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजरने लगा और मैं 18 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। मैं 18 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती घर पर बैठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती हो। अपने आप को देखो, नंगे पाँव खेल खेल कर तुम्हारे पाँव कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप के तो चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिला करेंगे। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेंगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेलने जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने माँ की मिन्नतें की कि बस आखिरी बार खेलने के लिए दें, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस अब मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाले घर की छत पर जाकर उसके पास माँ की शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बनाकर रख लिया है। मेरा उठना बैठना, चाल ढाल सब लड़कों जैसा था, तो वह मुझे मुस्कुरा कर देख कर कहता, कोई बात नहीं सेजल, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब घर पर रहा करो। माँ तो उल्टा मुझे ही समझाने लगती। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ कोई गलत हाथ पार करने की कोशिश नहीं की थी। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करती थी। हालांकि क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था, पापा परदेश में रहते थे, 6 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने ग्रेजुएट पूरा की तो मेरी बहन की सास ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं 18 साल की थी जब मेरी बहन की सास ने अपने बड़े बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी, और वो तो दीदी का जेठ है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे उनसे शादी नहीं करनी, मुझे अपने पास ही रख लो, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। माँ कहने लगी, तुम्हारी जो करतूत है, मैं तुम्हें अपने पास रखकर और जलील होना नहीं चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय बनाना तक नहीं आता। और वैसे भी वहाँ तुम्हारी बड़ी बहन है ना, वो तेरी सारी गलती छुपा लेती। तुम तो जानती ही हो तुम्हारी बहन की सास कितनी अच्छी है, तुम दोनों बहनों को बहुत प्यार देगी, और यह मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा, वो तो कितने बड़े लगते हैं, हमसे मैं नहीं करूँगी उनसे शादी वादी। माँ कहने लगी, बेटा वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो दिखने में बड़ा लगता है। मैंने माँ की बात मान ली, शादी के लिए तैयार हो गई। मेरे बहनोई और उनके भाई दोनों की शादी एक साथ हुई थी, लेकिन मेरी दीदी जी की जेठानी मार्केट गई हुई थी, वहीं उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, उनका सर फट चुका था, उसकी मौत मौके पर ही हो चुकी थी। मैं खुश तो नहीं थी, लेकिन आंटी मेरी माँ की बचपन की सहेली थी, इसलिए माँ इस रिश्ते के लिए आंटी से इनकार ना कर पाई। खैर मेरा शादी का तारे तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। शादी से 4 दिन पहले तक भी मैं बाहर निकलती रहती थी, छुप छुप कर बाहर निकल जाया करती थी। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती खींच खींच कर घर में बंद करती थी कि शादी में 4 दिन बचे हैं और इस लड़की को चैन नहीं है। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले ही इधर उधर भागते फिरे तो उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ता। और यह 4 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर में बैठकर काटे थे।
आसमान पर पतंगे उड़ती और कटती देखकर मैं सीधी दौड़ छत की तरफ लगाती थी ताकि वो कटने वाली पतंग मैं पकड़ लूं। खैर मेरी शादी का दिन आ गया। आज मेरी शादी थी। दोपहर तक मेरी बारात आ चुकी थी। दिन के वक्त मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफ़र भी शुरू हो गया था। बहनोई और दीदी हम लोग से अलग बैठे थे। मैं और मेरा दूल्हा एक साथ थे। दुल्हन बनी घूंघट में मैं ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा पति मुझे बार बार बड़ी गौर से देख रहा था। मैं बहन के घर में ज़्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरी बहन की सास जो कि मेरी माँ की सहेली थी, इसलिए बीच बीच में वो हम सबसे मिलने आ जाया करती थी। हफ्ता 10 दिन रहकर वापस जाती थी। मुझे ज़्यादा मतलब नहीं था, न बहनों से न ही मेरी माँ की सहेली से, इसलिए मुझे आंटी के रवैये के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और न ही अपने पति के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से मेरा पति मुझे देख रहे थे और जो उलझन मुझे उसकी नज़रों से महसूस हो रही थी, ऐसे कभी मुझे उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन में खेलती चली आ रही थी। वह मेरे बहुत करीब बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी और वो भी इस भारी दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक सलवार शर्ट भी ढंग से नहीं पहना था। जीन्स शर्ट पहनी थी या फिर टी शर्ट में घूमती रहती थी। उस वक्त उस दुल्हन के भारी लहंगे में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने यह 16 से 17 घंटे का सफ़र इस भारी लहंगे के साथ किया था। रात को सोने से पहले जेवरात जरूर उतार दिए थे। ससुराल पहुंचने के बाद मेरी सास मेरी बहन को कहने लगी, इसका सारा हुलिया ठीक करो, कमरे में ले जाकर अच्छे से मेकअप वगैरह कर दो और इसे कमरे में बिठा दो। मेरी दीदी मेरा लहंगा घूंघट सही करके मुझे पलंग पर बिठाकर चली गई थी। मैं बहुत घबरा रही थी। दीदी कहने लगी, सेजल घबराओ मत, मैं जा रही हूँ आराम करने। मैंने कहा ठीक है चली जाओ। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती मैं चाह कर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार भी मैंने नहीं किया था। तकिए पर सर रखकर मैं सो गई थी। अचानक से आधी रात के वक्त मेरी आँख खुली थी। देखा मेरे पति जिस सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था, यह देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई। मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे नाश्ता करा के ही मेरी बहन ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में अति सो गई थी। मैं उठकर कमरे में बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कोई जुगाड़ लगा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखे, ना जाने नीचे क्या था कि मेरा पैर उससे टकरा गया और मैं गिरते गिरते बची थी। लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई और मैं जल्दी ही संभल भी गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर मेरे पति की आंख जरूर खुल गई थी। उसने मुझे जागता देखकर मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया और अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक उसका मेरे घर आना जाना था, लेकिन मुझे कभी उनसे कोई मतलब ना था। अब मेरे पति के लिए बिल्कुल अनजान था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हो गई नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थी कि जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो घोड़े बेचकर ऐसी सो रही थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सब सफ़र की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। वह कहने लगा, हमने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में भी तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। उसने गहरा सांस लेते हुए मुझे देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन भी था, क्योंकि गहरी नींद में जब माँ मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी। उस वक्त मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे मेरे पति से यह कहूँ कि मुझे भूख लग रही है, कि तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक मेरा आना जाना तुम्हारे घर पर था, मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझसे तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर सोचने लगा, पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी एतराज़ नहीं है, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। यह कहकर उसने साइड टेबल की दराज से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी।
कुछ देर तक वह मेरी तारीफ़ करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वो मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं करते थे। इसलिए उनके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। उसका मेरे चेहरे को छूना, धीमे लहजे में बात करना, सब कुछ दिल फेंक सा लग रहा था कि अचानक से वह मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े से क्यों हैं? लड़कियों के हाथ जैसे खूबसूरत क्यों नहीं हैं? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया था। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक़ नहीं था, ना ही अपने हाथों की केयरिंग करने की मुझे कोई परवाह थी। इसलिए मेरे हाथ बड़े रूखे थे। हर वक्त लड़कों वाले खेल खेल कर मोटे मोटे से हो गए थे। वो बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा, जाओ जाकर इसे पहन कर आओ। मैं खुद भी इस भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने शुक्र किया। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उन कपड़ों को देखा तो वो तो बहुत ही बारीक सी नाइटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वह पहन ली थी। उसे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही मेरे पति जी हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। यह कहकर वह मुझे अपने आप से लगाए बेड पर ले आया। मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नज़रों से मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपने आगोश में समेट लिया था। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से का सफ़र कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाकर उसके हाथ रुक गए थे। फिर अचानक ही वह मुझसे एकदम पीछे हटा था। उसके चेहरे के रंग एकदम से बदले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात तक कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे में बाहर आई। मैंने देखा वह बाहर लॉन्च के सोफ़े पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई थी कि वह कमरे की बजाय बाहर सोफ़े पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास आई, वह मुझे देखकर मुंह फेरने लगा और फिर तो जैसे यह सिलसिला ही शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वह मुझसे उतना ही दूर भागता। वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी कुछ बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे कतराने लगे थे। एक दिन दीदी मेरे पास आई और कहने लगी, सेजल, अपना और सासू माँ का ख्याल रखना। मैंने कहा, आप जा रही हो क्या दीदी? दीदी ने कहा, हाँ, तेरे जीजू को कंपनी की तरफ से कॉल आई थी तो जाना होगा। मैंने बड़ी उदासी से उसको कहा, ठीक है। दरअसल मेरे जीजू दुबई में काम करते थे और दीदी भी उन्हीं के साथ दुबई में रहती थी। छुट्टियों में यहाँ आया करती थी। खैर, काफ़ी दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरे पति जी का रवैया मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? तो वो कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो कहने लगा, तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो। तुम्हारी चाल ढाल और शरीर की बनावट तक मर्दों जैसी है। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी थी, इसलिए वो ऐसा कह रहा था, क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले कपड़े पहनने की आदत थी। अब मैंने अपने दहेज के कपड़े निकाले और उन्हें पहनना शुरू कर दिया और अपनी सास के साथ मिलकर मेरे पति की पसंद का खाना बनाने भी सीख लिया था। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 2 महीने में ही खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद मेरे पति का रवैया मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वो तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज़ रात को देर से घर आता और सोफे पर लेटकर सो जाता था। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तड़प रही थी, उनकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है मेरी। शादी हुई थी और वह मेरा पति था। एक बीवी होने के नाते मैं अपने पति के साथ
वक्त गुजारना चाहती थी। पहले मैं जो हर चीज़ से लापरवाह रहती थी, अब पति की पसंद में ढलक अपनी पर्सनालिटी तक खो बैठी थी। मैंने खुद को मेरे पति जी की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह ऐसे ही था, मुझसे अब भी बात नहीं करता था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाज़ें आने लगी। हर शोर से मेरी आंख खुली थी। मेरी सास और मेरा पति आपस में बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी। कमरे से बाहर बहस करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन जो बात मेरे पति और मेरी सास के बीच हो रही थी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति अपनी माँ से कह रहा था कि वह एक और शादी करना चाहता है, और यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलते हुए महसूस हुई थी। मेरी सास कहने लगी, खबरदार जो तुमने यह लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकाला। मेरे पति कहने लगा, मैं सेजल के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों? ऐसी कौन सी खराबी है उस बच्ची ने? तुम्हारी खातिर खुद को बदल कर रख दिया है, खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया, अपने पहनने और चलने फिरने उठने बैठने तक का तरीका बदल लिया है। एक तुम हो कि तुम उस पर सौतन लाकर बिठाना चाहते हो। वो कहने लगा, माँ मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या उसके साथ कोई भी मर्द ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूँगा। सेजल कहे तो मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूँ, और चाहे तो मेरे नाम के साथ भी ज़िंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझसे नज़रें चुराते हुए कमरे में चले गए। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वो कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वो तो मैं खुद को रोज़ देखती हूँ, मुझे नहीं पता, इंसान को हमेशा खुद अच्छे ही लगते हैं, लेकिन आप बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। अच्छे सूट पहनने से तुम्हारे शरीर की खूबसूरती बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाट मर्दों के जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ, और मुझ तुमसे घिन आती है। तुम्हारी संगत ने मुझे घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता, और ना ही मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती थी। जिन लफ्ज़ों ने मेरे पति ने मेरी जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई तुम मैके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, मम्मी जी अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे पति तो दूसरी शादी कर लेंगे। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं इसे समझाऊंगी, तुम इसका हर काम वक्त पर करके दे रही हो, इसलिए इसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वो खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर इसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपनी माँ के घर चली गई। मैं पूरे 6 महीने बाद घर आई थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझी कि मैं उनके दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन मैं आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का विनय भी था। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वो भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। मुझे मेरे पति की फिक्र सताई जा रही थी। सब मुझसे बातों में व्यस्त थे। एक विनय था जो चुप था और लगातार मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है सेजल, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। यह कहते हुए मेरे लफ्ज़ ना चाहते हुए भी गम में हो गए थे।
वो मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़ी गौर से देख रहा था। कहने लगा, नज़र आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बस साथ तो गुजारा है हमने, साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी हैं, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस तुम एक बार इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपनी नाक चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा, तमीज़ से बात करो, तुमसे बड़े हैं। वो कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो वजह बनेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, विनय वो बहुत अच्छे हैं। अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती विनय की बहन के साथ बचपन से ही बहुत अच्छी थी और शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उससे मामले का हल पूछती हूँ, शायद मेरी मदद कर दे। अगले दिन मैं विनय के घर चली गई। विनय उस वक्त अपने पापा के साथ उनकी दुकान पर गया था। उनके अपने कपड़े की कई दुकानें मार्केट भी थी और वो अपने पापा के साथ मिलकर वो दुकानों को संभालता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के वक्त घर गई थी, क्योंकि अगर विनय घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडराता रहता। मुझे देखकर विनय की बहन बहुत खुश हुई थी। मुझसे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उसे झिझक हुई। वह सवाल ही पूछ लिया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिक्कत बन गया था। वो मुझसे कहने लगी कि वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएंगी जो इस दिक्कत का इलाज करती है। मैं यह सुनकर खामोश हो गई थी। मैं चाहती थी कि बिना किसी से कुछ कहे मेरे इस दिक्कत का हल हो जाए, इसलिए मैं अगले दिन ही विनय की बहन के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन लिया और ख़ुद अपनी सास से बात करने लगी। उनसे मेरे पति के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी, मैं रोज़ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूँगी, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सास ने बात करने के बाद जैसे मेरी भूख ख़त्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद मेरे पति को मेरी कमी महसूस होगी, वो मुझे याद करता होगा, लेकिन वो तो अभी भी वैसा ही था। मैंने कुछ ही निवाले और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सीने में दर्द उठने लगा था। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरी दिक्कत का हल यही हो, यह सोचकर मैं वो दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे। मुझे घबराहट होने लगती थी, लेकिन मेरे पति की खातिर मैं यह सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर मेरे पति की कॉल आ रही थी। आज पहली बार मेरे पति की कॉल आई थी। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने फ़ोन किया होगा। लेकिन वह कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि उसे सारे जहाँ की खूबियाँ बस तुम्हारे अंदर नजर आती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवाओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक दे दूँगा। मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूँ। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं यह सुनकर रोने लगी थी। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ पकड़े बांधे विनय खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहने लगा, तुम्हारे पति का फ़ोन था? मैंने कहा, हाँ। कहने लगा, क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो? वो उस वक्त काफ़ी सीरियसली मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब? तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हो और बिना बताए मेरे कमरे में दंदनान चले जाते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह मेरी बिना इजाज़त के आने वाले? जाओ, निकलो यहाँ से। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी खरी खारी बातें सुना दी थी। मेरा गुस्सा देकर वह मुझे कहने लगा, तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारे पति का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह हम मियाँ बीबी के आपस का मामला है। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया।
सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे पति की याद आने लगी। मैंने 2 टैबलेट्स निकाले और एक साथ खा लिया। कुछ ही दिन बाद मेरी कमियां इलाज से बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इसी नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।